ऑल द ग्राफ्स गिवन बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली, पिक इट अप। तो इन चारों में से कौन सा ऑड ग्राफ है वो पता करना है, मतलब कौन सा ऐसा ग्राफ है जो बाकी तीन से एग्री नहीं कर रहा होगा। बाकी तीन जो होंगे एक दूसरे के एग्री कर रहे होंगे, लेकिन चौथा ग्राफ जो है इन तीनों के साथ एग्री नहीं कर रहा होगा, ऐसा कौन सा ग्राफ है। ठीक है, सबसे पहले पहचानते हैं कौन कौन सा ग्राफ जो हमें देख के समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा ग्राफ तो पहले देखा हुआ है, सबसे ईजिएस्ट ग्राफ। ठीक है, अगर इसको देखिए जो फोर्थ ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन एक ऐसा चीज़ होता है जिसके हर पॉइंट पे स्लोप सेम होता है, क्योंकि यहाँ पे भी टेंजेंट बनाओगे तो वही टेंजेंट आएगा, यहाँ पे बनाओगे तो एक्जैक्टली वही टेंजेंट आएगा। तो इस हर पॉइंट पे टेंजेंट वही है, मतलब डी बाई डी टी, स्लोप क्या होगा डी वी बाई डी टी, वो हर जगह सेम है, मतलब एक्सेलरेशन सेम है। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं ये वाला ग्राफ जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ग्राफ। ठीक है, ओके, तो ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है ना। वैसे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ एक पैराबोला अगर हो तो ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ग्राफ होता है। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ एक पैराबोला होता है। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये वाला कर्व पैराबोला है, मैं आपको अज्यूम कर रहा हूँ कि ये पैराबोला होगा। ठीक है, कोई भी टेढ़ी चीज़ जरूरी नहीं कि पैराबोला हो, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, है ना। ओके, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ अगर आप देखोगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, है ना। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, क्योंकि यू स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा, प्लस 2as। तो अगर आप देखोगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर जो कि कांस्टेंट होता है, जब उसको 5 बोलते हैं, प्लस 2as, है ना। और s मतलब क्या, ये तो डिस्प्लेसमेंट वाला चीज़ है ना, जो कि हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो बेसिकली आप देखोगे तो ये 2a इंटू एक्स नॉट, अब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा, तभी आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं लिख के बताता हूँ यहाँ पे। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। अब यू स्क्वायर का वैल्यू मान लो 5 है, ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू मान लो 3 है, ऐसा कुछ, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन मान लो 2 है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से क्या आ रहा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस 12 है ना। तो बेसिकली ये क्या आ रहा है -7 प्लस 6x। ठीक है ना, तो वी स्क्वायर और यहाँ पे कांस्टेंट और x के पावर यहाँ पे 1 है, तो फिर से आपको पैराबोला ही देगा, है ना, ये इस टाइप का पैराबोला है। एनीवेज, तो ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये तीनों ग्राफ तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब इसमें अगर देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल है। कैसे पता, अगर आप स्लोप बनाओगे, ठीक है, तो पहले आप देखोगे तो यहाँ पे टेंजेंट, अगर इसको थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा उसको फाइन लेना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे अगर आप टेंजेंट बनाओ ऐसा आएगा, यहाँ पे टेंजेंट बनाओ ऊपर आएगा, यहाँ पे बनाओगे और ऊपर आएगा। ठीक है, वैसे करते करते यहाँ पे मैक्सिमम स्लोप आएगा टेंजेंट, है ना, मैक्सिमम वर्टिकल के करीब वाला लाइन। उसके बाद फिर आप टेंजेंट बनाओगे तो ये स्लोप नीचे जाते आ रहा है ना, देख लो, ये मतलब ऐसे 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 मैक्सिमम हुआ फिर नीचे जा रहा हो। ठीक है ना, ये मैक्सिमम स्लोप होता है, स्लोप कम होते होते 0 हो गया है ना, वैसे करके स्लोप कम होते आ रहा है ना। तो स्लोप पहले बढ़ रहा था और फिर स्लोप घट रहा है, ये मैं बोल सकता हूँ ना, स्लोप बढ़ रहा है और फिर स्लोप घट रहा है। ठीक है, ओके, स्लोप बढ़ रहा है और फिर स्लोप घट रहा है। ओके, अब डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो स्लोप होता है वो आपको स्पीड देता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ स्पीड, ओके, स्पीड जो है ये पहले बढ़ा और फिर स्पीड घटा। ठीक है, अब स्पीड बढ़ रहा है और फिर स्पीड घट रहा है, यहाँ पे तो यही हो रहा है। ठीक है ना, ओके, अब अगर स्पीड बढ़ रहा है पहले और बाद में स्पीड घट रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, अगर किसी केस में स्पीड पहले बढ़ रहा है और बाद में स्पीड घट रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, अगर वेलोसिटी की बात करें तो। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बॉल को ऊपर फेंक दो तो पहले स्पीड घटता है, बाद में स्पीड बढ़ता है। ठीक है, समझ में बात, बॉल को आप नीचे फेंकोगे तो स्पीड बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ग्राउंड से टकरा गया तो फिर अलग ही केस हो गया, लेकिन जब तक ग्राउंड से नहीं टकरा स्पीड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। तो क्या ये वाला केस कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला हो सकता है क्या, चलो इसको रूल आउट करते हैं। ठीक है ना, तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस होता तो क्या ये पॉसिबल है, तो अगर फिर ये प्रूफ कर दोगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन में से पॉसिबल है ही नहीं कि पहले स्पीड बढ़ रहा हो बाद में स्पीड घट रहा हो, तो आपका काम हो जाएगा। आपको सिर्फ ये प्रूफ करना है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केसेस में पहले स्पीड बढ़ रही हो बाद में स्पीड घट रही हो, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैंने आपको जो एक एग्जांपल दिया कि बॉल को ऊपर फेंकते तो पहले स्पीड घटती है बाद में स्पीड बढ़ती है, भले बॉल जब तक हवा में है कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही है। ठीक है, तो अब मैं दिख नहीं रहा हूँ, मुझे पता नहीं, मैंने रियलाइज़ नहीं किया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बॉल को ऊपर फेंकते हो आप तो स्पीड पहले घटती है बाद में बढ़ती है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, बॉल चाहे ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है ना, क्योंकि फ्री फॉल में है, पहले ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ऐसा कैसा सकता है कि पहले स्पीड घट रही है बाद में स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, ओके, चलो सोचते हैं, तो अगर पहले स्पीड बढ़ रही है बाद में स्पीड घट रही है, तो पहले स्पीड बढ़ रही है बाद में स्पीड घट रही है ना। तो पहले अगर स्पीड बढ़ रही है, मान लेते कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो पहले स्पीड अगर बढ़ रही है तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, तभी तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, स्पीड बढ़ रही मतलब ये हो गया है ना। ओके, अब बाद में स्पीड अगर घट रही है, या पहले स्पीड बढ़ना मतलब ये, और स्पीड अगर घट रही है मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑपोजिट। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होगा कि स्पीड घटने लगेगी।
हमेशा स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस होगा तो शुरू में अगर स्पीड बढ़ रहा होगा तो स्पीड हमेशा बढ़ता ही रहेगा। वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन भी इस तरफ है, स्पीड बढ़ेगा, लेकिन स्पीड बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को और बढ़ाता जाएगा एंड सो ऑन, वो चीज़ होता ही रहेगा, घटने वाला केस नहीं होगा, ठीक है ना। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस में पहले स्पीड घट सकती है, बाद में स्पीड बढ़ सकती है, ये हो सकता है, लेकिन पहले स्पीड बढ़ सकती है बाद में स्पीड घट सकती है, ये नहीं हो सकता। और इस डायग्राम में स्लोप्स हम लोग देखे थे कि पहले स्लोप आपका बढ़ रहा है और बाद में स्लोप घट रहा है, ठीक है। तो उस सेंस में अच्छा क्वेश्चन है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होता तब तुरंत हो जाता, स्पीड डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होता तुरंत हो जाता, ठीक है। तो स्लोप पहले बढ़ रहा है बाद में स्लोप देखो आप घट रहा है ना, तो स्पीड पहले बढ़ रही है बाद में घट रही है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस में इट इज नॉट पॉसिबल कि पहले स्पीड बढ़ रही हो बाद में स्पीड घट रही है ना। पहले स्पीड घट रही हो बाद में स्पीड बढ़ रही हो ये हो सकता है, लेकिन पहले स्पीड बढ़ना बाद में स्पीड घटना ये नहीं हो सकता, ठीक है। देयरफॉर दिस इज द ऑड वन आउट, तो ऑप्शन बी इज द ऑड वन आउट यहाँ पे, ठीक है। ओके, a man in a car at location Q on a straight highway is moving with speed v. He decides to reach point Q. He decides to reach a point P in the field at a distance d from the highway, ठीक है। तो मैन यहाँ पे है, तो मैन Q से इस पॉइंट तक रोड पे चला है और यहाँ पे वो फील्ड पे चल रहा है R से P तक, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि RM का वैल्यू क्या होना चाहिए, इतना ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सो दैट द टाइम टेकन टू रीच P इज मिनिमम, ताकि P तक आने में टोटल टाइम जो है मिनिमम लगे। याद रखना पाथ है Q to R और फिर है R से P, ठीक है। तो इस पूरे टाइम को मिनिमाइज करना है, तो पहले टाइम का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो टाइम फ्रॉम Q टू P, Q से P तक का टाइम हो जाएगा Q से R तक का टाइम प्लस टाइम फ्रॉम R टू P, ठीक है। अब Q से R तक, Q से R तो फील्ड में चल मतलब रोड पे चल रहा है, रोड पे स्पीड कितना है, तो रोड पे स्पीड है v, है ना, तो ये हो जाएगा QR बाय v, ठीक है। अब R से P तक का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस RP डिवाइडेड बाय यहाँ पे स्पीड कितना है, तो यहाँ पे आपको बोल दिया गया था कि स्पीड इज हाफ ऑफ दैट ऑन हाईवे, तो फील्ड में स्पीड क्या हाफ है, तो यहाँ स्पीड v था तो यहाँ v/2 हो जाएगा, है ना। तो ये डिस्टेंस RP कवर करते वक्त उसका स्पीड है v/2, ठीक है। तो QR/v और इतना है ना। ओके, तो आपसे पूछा था क्वेश्चन में RM डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो मान लेते हैं RM डिस्टेंस कितना है, x है, RM x है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा QR तो यही ना, QR कितना हो जाएगा, QR हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ये वाला क्योंकि d बोल देते हैं d माइनस एक्स है ना, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस एक्स, ठीक है। तो इस पूरे को मैं d बोल रहा हूँ, ये x है तो ये हो जाएगा d माइनस एक्स, ठीक है। तो बेसिकली मतलब बार बार QR नहीं लिखूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। और RP, अब ये डिस्टेंस x है, ओके ये भी d है ना, तो d यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, कुछ और यूज़ कर लेते हैं। d यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, कैपिटल D यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो एक टोटल कैपिटल D है, ये x है तो ये कैपिटल D माइनस, एनीवेज ये d है ये x है, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो RP स्क्वायर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, v/2, है ना। ओके, तो ये हो जाएगा आपका टाइम का एक्सप्रेशन, ठीक है। आप देख सकते हो टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, बाकी सब कांस्टेंट है, स्मॉल d एंड कैपिटल D कांस्टेंट है ना। तो टाइम इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, तो अगर आपको नहीं दिख रहा तो टाइम इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, कारण क्या है, स्मॉल d कैपिटल D कांस्टेंट है, याद रखना, सॉरी टाइम इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, क्योंकि स्मॉल d और कैपिटल D, हाँ सही बोला मैं, पहले मैं इसको स्मॉल d ले लिया था ना इसलिए, ठीक है। एनीवेज तब भी वो गलत ही होता है ना, मैं गलत बोल दिया गलती से। तो ये स्मॉल d ये कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी कांस्टेंट रहने वाला है ना, लेकिन वो किस पॉइंट पे रोड छोड़ के फील्ड में चलने लगे वो उसके ऑप्शन है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे वो रोड से फील्ड पे जंप करेगा तो उसको टोटल टाइम यहाँ से यहाँ जाने के लिए डिफरेंट आने वाला है, समझ में आ रही बात। क्योंकि जैसे यहाँ पे वो अगर फील्ड पे चलना स्टार्ट किया अलग टाइम आएगा, यहाँ पे बदले यहाँ पे स्टार्ट करता तो फिर उसका पाथ ऐसा दिखता, तब कुछ अलग टाइम होता है, ठीक है। वही हमें पता करना है कि किस पॉइंट पे वो रोड छोड़ के फील्ड पे चलना स्टार्ट करता ताकि उसको मिनिमम टाइम लगे टोटल Q से RP जाते वक्त, ठीक है। ओके, टाइम इज अ फंक्शन ऑफ x, तो अगर टाइम को मिनिमाइज करना है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। देयरफॉर t विल बी मिनिमम इफ dt/dx इज 0, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो d तो कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो -1/v आएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 2/v, तो कांस्टेंट उसको बाहर ले लो, इसका स्क्वायर रूट वाला चीज़ हो जाएगा 1/2। मैं डिफरेंशिएशन नहीं बताऊंगा ये कैसे आ रहा है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2x आएगा, तो यहाँ पे सॉरी प्लस है ना, हाँ तो +2x ही आएगा, ठीक है। इसका डिफरेंस 2x है ना, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से अगर आगे बढ़े v कैंसिल, तो 4x इज इक्वल टू 2√d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर करें तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर, तो x की वैल्यू d/√3, ठीक है। तो x की वैल्यू d/√3 आया, x ये था, है ना, तो हमें x ही तो निकालना था RM का वैल्यू, ठीक है। RM का वैल्यू क्या हो जाएगा d/√3, ऑप्शन ए, है ना। ओके, अगर ये नहीं दिख रहा आपको, फिर मेरे गंदा सर्कल आ जा रहा है, तो अभी देख रहा हो तो अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है।
तो वापस अपना गंदा से कर लेते आते हैं हम। A person standing on open ground hears the sound of a jet aeroplane coming from north at an angle 60 degree with ground level. Okay. The person standing on an open ground hears the sound of a jet coming from north at an angle 60 degree. Okay. But he finds the aeroplane right vertically above his position. Okay. ठीक है। तो ये देखने और वो वाली चीज़ है। मतलब रिलेटिव का क्वेश्चन भी बता रहा हूँ कैसे रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन। अगर v स्पीड ऑफ साउंड है देन द स्पीड ऑफ द प्लेन इज ओके। अब यहाँ पे समझना क्या हो रहा है, ठीक है। तो पर्सन तो है ग्राउंड पे खड़ा है, हियर्स द साउंड ऑफ जेट कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, तो उसको लग रहा है साउंड किधर से आ रहा है, नॉर्थ से आ रहा है, एट एन एंगल 60 डिग्री विथ ग्राउंड, ठीक है ना। तो अगर ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से 60 डिग्री पे एट एन एंगल 60 डिग्री विथ ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल पे, तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल पे यहाँ पे इसको साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे पर्सन खड़ा है, इसको साउंड यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो साउंड वेव इस पॉइंट पे एमिट हुआ है वो साउंड वेव ट्रैवल करके इसके कान तक पहुँचा है। ऑफकोर्स जब प्लेन यहाँ पे होगा तब ये साउंड वेव प्लेन से निकला होगा, लेकिन जितने देर में साउंड वेव आदमी के कान तक गया उतने देर में प्लेन कहीं और चला गया होगा, ठीक है। ये समझ में आ रही बात है ना। ओके, ही फाइंड्स द प्लेन वर्टिकली ओवर हिज पोजीशन। इसका मतलब सिर्फ यही है कि प्लेन तो जब आदमी को साउंड सुनाई दिया तो प्लेन उसके वर्टिकली ऊपर है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि प्लेन यहाँ पे, आदमी यहाँ पे, और साउंड यहाँ पे क्रिएट हुआ था, साउंड एमिटेड एट दिस पॉइंट या साउंड एमिटेड फ्रॉम दिस पोजीशन। समझ में बात। इस पॉइंट पे जब था एरोप्लेन तब जो उस समय जो साउंड उसने एमिट किया वो साउंड जितने देर में यहाँ से यहाँ पहुँचा उतने देर में प्लेन यहाँ से यहाँ पहुँचा है, इसलिए आदमी को प्लेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेकिन उसको लग रहा है साउंड यहाँ से आ रहा है, ठीक है। वही वैसे ट्रायंगल बन गया अपने पास, है ना। तो मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन नहीं है, सॉरी मैं रिलेटिव बोल दिया था, यही समझना था आपको, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे ये। तो इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज v तो स्पीड ऑफ द प्लेन इज, ठीक है। अब प्लेन के लिए तो बात ही है ना, प्लेन जो है ये वाला लेंथ कवर किया है ना, ये है डिस्टेंस ट्रैवल प्लेन, तो प्लेन का वेलोसिटी अगर vp है तो ये वाला लेंथ हो जाएगा vp इंटू टी, ये वाला लेंथ है ना। अब इस साउंड तो ये वाला लेंथ पाथ कवर किया, साउंड की स्पीड v है तो ये लेंथ हो जाएगा bt। अब ये 60 है तो ये भी 60, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो cos 60 हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा दिस बाय दिस, तो vpt डिवाइडेड बाय vt, तो vp बाय v, तो यानी वेलोसिटी ऑफ प्लेन हो जाएगा v इंटू cos 60 होता है आधा, यानी v/2, ऑप्शन डी, ठीक है। A person climbs up a stalled escalator in 60 seconds. If standing on the same but accelerator running with constant velocity, he takes 40 seconds, ठीक है। तो अगर एस्केलेटर रुका हुआ है, सिर्फ आदमी मेहनत कर रहा है तो उसको 60 सेकंड लग रहा है सीढ़ी चढ़ने में। अगर आदमी रुका हुआ है, मतलब सिर्फ एस्केलेटर मूव कर रहा है, साथ में आदमी मूव कर रहा है लेकिन आदमी अपने पैर को हिला नहीं रहा, मतलब आदमी मेहनत नहीं कर रहा, चुपचाप एस्केलेटर पे खड़ा है, तब उसको लग रहा है 40 सेकंड। मतलब सिर्फ आदमी का मेहनत से आदमी को 60 सेकंड लग रहा है, सिर्फ एस्केलेटर के मेहनत से 40 सेकंड लग रहा है। अगर दोनों ऑन हो जाए, मतलब एस्केलेटर भी आदमी को ऊपर ले जा रहा है और आदमी खुद एस्केलेटर पे अपने पैर भी चला रहा है ना, तब कितना टाइम लगेगा उसको कवर करने में वो सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत ही सिंपल है ये सवाल भी, ठीक है ना। तो मान लेते डी डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में टाइम लगा है t1, है ना, सेकंड केस में टाइम लगा है t2, ठीक है। तो मान लेते हैं एस्केलेटर का स्पीड जो है v1 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 60 सेकंड मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। सेकंड केस में टाइम लगा है इतना, तो डी बाय ये वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर है, सिर्फ एस्केलेटर, ये वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। याद रखना दोनों को सेम हाइट ही कवर करना है ना। जब एस्केलेटर चल रहा है तब भी वो डी हाइट मैन को ऊपर ले जा रहा है, और जब मैन चल रहा है तब भी खुद को डी हाइट ऊपर ले जा रहा है ना, जितना भी जिस भी फ्लोर के बीच में ट्रैवल कर रहा होगा, है ना। ओके, ये ठीक है। ओके, हमने को बोला है कि इतना टाइम लगेगा दोनों को मिला के, तो वो वाला टाइम को टी बोले तो उस केस में तो दोनों का वेलोसिटी सम हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों मदद कर रहे हैं आदमी को ऊपर पहुंचाने में, मतलब ऊपर मतलब आसमान में नहीं, ऊपर मतलब फ्लोर, एक फ्लोर ऊपर पहुंचाने में, है ना। एस्केलेटर भी एफर्ट लगा रहा है लास्ट केस में, और आदमी खुद अपना पैर हिला के वो भी एफर्ट लगा रहा है, ठीक है। तो यही टाइम निकालना है। तो v का वैल्यू यहाँ से आप देखो तो v का वैल्यू हो जाएगा d/60, और vm का वैल्यू यहाँ से देखो तो d/40, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40, तो हो जाएगा 24 सेकेंड्स, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। A ball is dropped from top of a 100-meter high tower on a planet. In the last half second before hitting the ground, it covers a distance of 19 meter. ठीक है, आखिरी के आधे सेकंड में वो 19 मीटर चल रहा है। Acceleration due to gravity near the surface of that planet क्या होगा, ठीक है। ओके, तो लास्ट आधे सेकंड में तो मान लेते टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल n सेकंड्स है ना। तो अगर ये टावर है आपका, इस टावर से बॉल नीचे आ रहा है, टेढ़ा मेरा बन गया, इसको सीधा बनाए थे, अरे ये वाला, ठीक है। ये टावर है ना, याद रखना रेस से आप बॉल को छोड़ दो टावर के टॉप पे, है ना, ठीक है। ओके, तो इस पूरे जर्नी में अगर उसको n सेकंड्स लग रहे हैं, तो इस पूरे जर्नी में मतलब टावर के टॉप से टावर के बॉटम तक आने में बॉल को n सेकंड्स लग रहे हैं, ठीक है। और मान लो ये वाला जर्नी में 0.5 सेकंड लग रहा है ना, ये 0.5 सेकंड वाला पार्ट है,
ये n सेकंड वाला, सॉरी ये n-0.5 सेकंड वाला पार्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक n सेकंड लग रहे, इसमें 0.5 लग रहे, तो ये हो जाएगा n-0.5 सेकंड्स। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ ये आपको दिख रहा है कि नहीं, है ना, हाँ दिख रहा है, गुड एनफ ड्राइंग है। ठीक है, ओके, अब ये वाला डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। अब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट से छोड़ रहे तो हाफ a² यूज़ कर सकते हैं, है ना, तो हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, ये लेंथ हो जाएगा आपका हाफ a जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू t²। ठीक है, ओके, अगर ये पूरा डिस्टेंस में पूछता तो पूरा डिस्टेंस कितना हो जाता, पूरा टावर गिरने में कितना टाइम लग रहा है उसको, पूरा टावर का हाइट गिरने में उसको दिस प्लस दिस यानी n सेकंड्स लग रहा है, ये हो जाता हाफ g n²। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ ये वाला डिस्टेंस निकालते वक्त हाफ g इंटू 0.5² मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट पे नहीं रहेगा। ठीक है ना, जब भी रेस्ट से स्टार्ट होगा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरे, रेस्ट पे स्टार्ट हो गया तो हाफ gt² यूज़ कर लो। तो यहाँ से इस पार्ट ऑफ मोशन के लिए रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और पूरे मोशन के लिए भी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, ये वाला लेंथ माइनस ये वाला लेंथ, तो लास्ट 0.5 सेकंड में जो ट्रैवल किया वो मिल जाएगा। लास्ट 0.5 सेकंड में कितना ट्रैवल किया है, 19 मीटर, है ना, तो दिस नंबर माइनस दिस नंबर शुड बी इक्वल टू 19 मीटर। तो हाफ g n² माइनस n माइनस 0.5 का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 19 मीटर। क्लियर है? ठीक है, ये बड़ा लेंथ माइनस छोटा लेंथ 19 मीटर के बराबर है ना, बस। तो यहाँ से जी का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, हाँ, अब हम लोग को ये टोटल भी दे दिया है 100 मीटर, है ना, बॉल इज फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर टावर, तो ये 100 मीटर है, तो यहाँ से आपको ये आपको पता है हाफ g इंटू n² जो है ये 100 है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो हाफ जी कैंसल, इसका रेशियो ले तो 1 माइनस एन दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो 1 माइनस 0.5 बाई एन का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 19/100, है ना। ओके, तो 1 माइनस 0.5 बाई एन का, ये मुझे कमेंट में बताना कि ये वाला पोर्शन दिखने रह गया मैं जो अपने ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी अपने अपना गंदा चेहरा छिपा देता हूँ, है ना, कुछ देर के लिए। तो ये वाली चीज़ हो जाएगी 81/100, स्क्वायर रूट ले दोनों तरफ, तो हो जाएगा 9/10 यानी 0.9। ठीक है, तो 1 माइनस 0.9 0.1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5, है ना, ये 0.1 और n की वैल्यू हो जाएगी 5, है ना, तो n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5। ठीक है, तो आपसे पूछा है, सॉरी आपसे क्या पूछा गया, g की वैल्यू, है ना, तो n की वैल्यू 5 आ गई। तो आपको पता है हाफ g इंटू n² तो 100 के बराबर है, हाफ g इंटू n² 100 के बराबर है, n का वैल्यू 5 है तो 25, ये 4 यानी g/2 4 हो गया, मतलब g का वैल्यू 8 हो गया। ठीक है, ऐसा यूनिट्स में, है ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही बोला है, तो 8 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो वापस अपना गंदा शक्ल लेते आते हैं, इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसा कोई हार्ड क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, कंसिडर अ रबर बॉल फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4.9 मीटर ऑन टू अ हॉरिजॉन्टल इलास्टिक प्लेट, अज्यूम दैट ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन नेग्लिजिबल एंड द कोलिजन विद द प्लेट इज टोटली इलास्टिक। एक कोलिजन क्वेश्चन नहीं है कि कोलिजन आपको नेग्लेक्ट करना है, कोलिजन के ड्यूरेशन को भी नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, तो द वेलोसिटी, हाँ ओके, देन द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड हाइट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वेरी। ठीक है, अब याद रखना कि इस मोशन के दौरान एक्सेप्ट जब वो कोलाइड कर रहा होगा उस दौरान तो एक्सेलरेशन डिफाइन नहीं है। ठीक है, यह हम लोग निकाल नहीं सकते, रादर ये बोलना चाहिए आप बाकी टाइम में जब वो हवा में है तब एक्सेलरेशन की बात करें तो एज लॉन्ग एज इट इज इन एयर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि वो खाली एयर तो हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, एयर का रेजिस्टेंस, तो खाली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसमें, मतलब फ्री फॉल कर रहा है। ठीक है, चाहे नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, खाली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, और जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तब उसका एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड होता है, तो एक्सेलरेशन इन एयर विल ऑलवेज बी जी डाउनवर्ड। ठीक है, ऑलवेज, है ना, इन एयर मतलब जब तक वो हवा, इससे बोले तब तक वो ताकि वो प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में ना हो, इसलिए एयर बोल। ठीक है, एक्चुअली में तो एयर रेजिस्टेंस में नेग्लेक्ट करता है। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। दिस इंप्लाइज v वर्सेस t ग्राफ शुड हैव कांस्टेंट स्लोप, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ vt ग्राफ, तो vt ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। तो vt ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए ना, तो यहाँ पे vt ग्राफ का स्लोप आप देखोगे तो यहाँ पे इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि लाइन नीचे आ रहा है, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये दोनों आपका एरर, मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब इसकी बात करें, ये दोनों का ऑप्शन एक्जैक्टली सेम ही है, तो ये बहुत गंदा क्वेश्चन है जहाँ से भी है, मतलब है तो जेईई मेन का ही, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे सेम दे दिया, बहुत सारे पब्लिकेशन ने गलत कॉपी किया। एनीवेज, तो ये दोनों सेम ही है। अब ये दोनों में से कोई भी एक तो पक्का सही होगा या अदरवाइज बोनस हो गया होगा, तो कोई भी एक चूज़ कर लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये वाला करेक्ट vt ग्राफ अगर आपको जानना है वो कुछ ऐसा है होता। ठीक है, करेक्ट vt ग्राफ मैं यहाँ पे बना देता हूँ, करेक्ट vt ग्राफ इसका ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड को मैं पॉजिटिव लूँ, ठीक है, तो पहले उसका वेलोसिटी 0 से बढ़ते 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 0 से, मतलब जैसे से नीचे आने रेस्ट पे छोड़ रहे ना, तो जैसे से नीचे आएगा स्पीड बढ़ रहा है 10 20 30, लेकिन डाउनवर्ड को मैं नेगेटिव लिया तो वेलोसिटी -10 -20 -30, तो इसलिए लाइन नीचे आ रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ग्राउंड में टकराएगा उसके बाद वेलोसिटी अचानक से, सपोज ग्राउंड में टकराने के जस्ट पहले -30 है, तो टकराने के जस्ट बाद +30 हो जाएगा। ठीक है, फिर +30 से स्टार्ट करेगा ना, तो तुरंत उसी लाइन के अलॉन्ग ऊपर चल जाएगा फिर ऐसे। अब इन सब लाइन्स का स्लोप सेम होना चाहिए।
समझ में आ रही बात? तो एक्चुअल वीटी ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये टाइम को t1 बोलेंगे तो ये 2t1 हो जाएगा, ये 3t1 हो जाएगा एंड सो ऑन, ये 3t1, ये 4t1 एंड सो ऑन, ठीक है ना, क्योंकि जितना टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा उतना टाइम नीचे से ऊपर जाने में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है इसलिए, ठीक है। तो ये एक्चुअल में आपका इसको मिटा देता हूँ 3 को, ठीक है। एनीवेज ये आपको समझ में आ गया होगा ना, ये t1, ये 2t1, ये 3t1, ये 4t1 एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, अब डिस्टेंस या सॉरी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि उसका सबसे पहले उसका हाइट देखेंगे। अब ग्राउंड का अगर रेफरेंस माने तो हाइट मैक्सिमम पे है, मान लो 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर से घटते 20 से घटते 0 हुआ, और फिर टकराने के बाद 0 से बढ़ते 20 है ना। तो 20 से घटते 0, फिर 0 से बढ़ते 20, फिर 20 से घटते 0, 0 से बढ़ते, ठीक है ना। तो डिस्प्लेस पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, है ना, हाइट वर्सेस टाइम ग्राफ या पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। अ जगलर थ्रोज बॉल्स वर्टिकली अपवर्ड्स विद द सेम, तो ये यहाँ पे ईयर मैं लिखना भूल गया हूँ, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। Juggler throws ball vertically upward with the same initial velocity in air. When the first ball reaches its highest point, he throws the next ball. Assuming the juggler throws n balls per second, तो the maximum, ठीक है। तो juggler n balls per second, एक सेकंड में n balls फेंक रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले बात याद रखना कि ये जगलर या कोई भी रिपीटेटिव मोशन जब हो रहा होगा, ऐसा टाइप रिपीटेटिव मोशन जो हो रहा होगा, तो बॉल्स को इक्वल इंटरवल में फेंक रहा होगा, ठीक है, तभी तो सुंदर वाला पैटर्न बनेगा, है ना, ठीक है। अदरवाइज ये ज़्यादा देर तक इस चीज़ को कर ही नहीं पाएगा। जगलर को क्या करना है, लंबे समय तक बॉल्स को जगल करते रहना है, क्योंकि वही तो उसका आर्ट है ना। तो लंबे समय तक तभी कर पाएगा जब वो एक उसमें पीरियोडिसिटी हो, है ना, एक यूनिफॉर्मिलिटी हो, मतलब एक टाइम पीरियड टाइप का चीज़ हो, तो मतलब वो यूनिफॉर्म गैप के बीच में यूनिफॉर्म गैप ले लेके बॉल को ऊपर फेंक रहा होगा, ठीक है। तो अगर n बॉल्स पर सेकंड फेंक रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2 कंसेक्यूटिव बॉल्स के बीच का जो गैप है, 2 कंसेक्यूटिव थ्रोज के बीच का जो गैप है 1/n, क्योंकि n बॉल्स फेंक दे रहा है अपने हाथ से, उसके छूट जा रहा है 1 सेकंड में, और किसी भी 2 बॉल के बीच का गैप तो हम लोग मान लिए कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यानी n इंटू डेल्टा टी 1 सेकंड होगा, यानी गैप कंसेक्यूटिव थ्रोज के बीच में जो गैप होगा वो 1/n सेकंड होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब आपको ये भी बोल चुका है, व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेस द हाईएस्ट पोजीशन ही थ्रोज द नेक्स्ट बॉल। तो जब फर्स्ट बॉल हाईएस्ट पोजीशन पहुंचा है तब वो सेकंड बॉल, नेक्स्ट बॉल मतलब कि सेकंड बॉल फेंकेगा, है ना। ओके, अब फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल के बीच में जो थ्रो का टाइम है, मतलब टाइम गैप हो, तो 1/n सेकंड होना चाहिए, क्योंकि कंसेक्यूटिव थ्रोज के बीच में टाइम गैप 1/n सेकंड है ना। तो जब फर्स्ट बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है उस समय सेकंड बॉल को फेंका जा रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर t = 0 पे फर्स्ट बॉल को फेंक रहे हैं, ठीक है, t = 1/n सेकंड पे सेकंड बॉल को फेंक रहे हैं, ये फर्स्ट बॉल को फेंक रहे थे, सेकंड बॉल को फेंक रहे हैं, और जब सेकंड बॉल को फेंक रहे हैं उस समय फर्स्ट बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे है, यानी फर्स्ट बॉल रेस्ट पे है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ के बीच में आप अगर देखोगे तो फर्स्ट बॉल कितनी देर के लिए एयर में ट्रैवल किया है, तो फर्स्ट बॉल को यानी अपने प्रोजेक्शन पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगा होगा, 1/n सेकंड, क्योंकि फर्स्ट बॉल को फेंका गया था t = 0 सेकंड पे, और वो हाईएस्ट पॉइंट पे कब है, t = 1/n सेकंड, ठीक है। यानी ये वाला हाइट कवर करने में फर्स्ट बॉल को 1/n सेकंड लगा है, यानी नीचे आने में 1/n सेकंड लगेगा, यानी ये सेम डिस्प्लेसमेंट अगर नीचे आते वक्त निकाले तो ½ a t²। अब नीचे आते वक्त डिस्प्लेसमेंट निकालने का फायदा क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पे रेस्ट पे, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। याद रखना यहाँ से यहाँ तक का मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, लेकिन यही लेंथ को आप ऐसे इस मोशन के लिए निकालते हैं, नीचे से अपवर्ड के लिए, नीचे से ऊपर जाते वक्त के लिए, तब प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि फिर इनिशियल वेलोसिटी को पता नहीं तो निकालना पड़ता, तो मेहनत बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने वाला पार्ट जो है उसके लिए आप आराम से s = ut + ½ यूज़ करोगे, तो u 0 है तो ये इतना आ जाएगा, तो g / 2n²। तो आपसे वही पूछा गया था कितना हाइट पे बॉल रुक रहा होगा, मतलब कितना मैक्सिमम हाइट जा रहा होगा, तो g / 2n²। कॉन्ग्रेचुलेशंस वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने के लिए। सो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी, जो भी चीज़ ख़राब लगी, प्लीज़ कमेंट में बताना, और अगर आप डाउट पूछोगे कमेंट में तो प्लीज़ टाइम स्टैम्प के साथ ही डाउट पूछना, करेक्ट टाइम स्टैम्प के साथ। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ख़राब लगे तो डिसलाइक करना, और कारण भी बताना प्लीज़ कमेंट में, ताकि फ्यूचर वीडियोस में वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके फ्यूचर लेक्चर्स और अच्छे बन सके, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, अंटिल देन बाय।